नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ओजोन गैस क्या है, ओजोन गैस के बनाने की जो प्रॉपर्टी है, कैसे बनाया जाता है, किससे मिलकर बनी होती है, क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, क्या गुण है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा ओजोन है, यानी ओजोन जो गैस है हमारी, वो क्या है। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये जानना होता है कि ओजोन जो है वो क्या होती है। ओजोन O3 होता है। O3 का मतलब हो गया ऑक्सीजन का डेरिवेटिव होता है। किसका? ऑक्सीजन का डेरिवेटिव होता है। एक ऑक्सीजन होता है तो इसे हम कहते हैं क्या? नेसेंट ऑक्सीजन। अगर यहीं पर दो ऑक्सीजन होती है तो क्या कहते हैं? हम इसे गैस यानी तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। ये जो बाइंड है, कैसे बाइंड है? एक ऑक्सीजन इधर है, दूसरा इधर है। एक ऑक्सीजन हमको पता होता है कि 2 बंध बनाता है, तो ये क्या करेगा? 2 बंध बनाएगा। तो इसके पास कैसे होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। 2 बंध बनाता है और 2 क्या होता है इसके पास? लोन पेयर होता है। ये भी हमको मालूम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कुछ इस तरह से हो गया। तो बैलेंस नहीं होगा तो इसे क्या कर लेंगे? हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दिखाएंगे, अथवा हम जब इसे अनुनाद की संरचना के द्वारा दिखाते हैं, यानी रेजोनेंस के द्वारा दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं। प्रत्येक के पास ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है और ना ही पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या कहते हैं कि ना यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ना ही आपका क्या है कि पूरी तरह से डबल बॉन्ड है। ये होती है एक अनुनाद की संरचना। अब सबसे पहले बातचीत करेंगे हम लोग कि ओजोन गैस की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले वान मारम ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? वान मारम। वान मारम जो थे, इन्होंने 1785 ईस्वी में, ओजोन एक गैस है, ओजोन में क्या किया? विद्युत का विसर्जन कराया। जो हमारी ओजोन नहीं, ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस में क्या किया? विद्युत का विसर्जन कराया। और उन्होंने तब पता किया कि इस ऑक्सीजन गैस से एक विशेष प्रकार की क्या स्मेल यानी गंध आ रही है। सबसे पहले वान मारम ने 1785 ईस्वी में ऑक्सीजन गैस में से विद्युत का विसर्जन कराया और बताया कि इसमें से क्या होती है? एक विशेष प्रकार की गंध आती है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, शानबीन। शानबीन ने 1840 ईस्वी में बताया कि ये जो गंध आती है वो गंध किसकी है? ओजोन की है। किसकी होती है? ओजोन की है। उन्होंने कहा कि ये एक विशेष प्रकार की गंध है जो अभी तक नेचर में नहीं पाई जा रही है। तो उन्होंने ज्ञात किया कि ये गंध किसकी है। ज्ञात करने के पश्चात पता लगाया कि ये गैस है ओजोन की गैस है, इसीलिए इसमें से एक विशेष प्रकार की क्या आ रही है? गंध आ रही है। और उन्होंने ही ओजोन का नाम ओजोन रखा था। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमने कहा जो ओजोन शब्द होता है ये एक ग्रीक लेटर होता है, यानी ग्रीक शब्द है। यहाँ पर लिखा गया है ओजोन कैसा होता है? एक ग्रीक शब्द है। साथ में ये भी चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीक शब्द तो है, ग्रीक शब्द होने के साथ साथ इसका ओजो का मतलब क्या होता है? फिर आई स्मेल, मतलब महकता है, एक स्मेल देता है, एक गंध देता है। तो यही जो गंध है, इसी गंध को हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया। आगे देखेंगे। अब आपके नेचर में, यानी कि आपके वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग कक्षा हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग जानते हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण में एक हमारा ओजोन गैस का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। जैसे हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं और एसी यूज करते हैं। फ्रिज और एसी। फ्रिज यानी कि जो फ्रिज होता है जहाँ पर हम अपना वाटर को कूलिंग करते हैं और साथ में अन्य सामानों को, अन्य पदार्थों को हम क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। एसी मतलब होता है एयर कंडीशनर,
तो जो एयर कंडीशनर होता है इससे हमें क्या होती है, एक ठंडी सी हवा मिलती है। कहाँ से मिलती है? इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हमारे वायुमंडल के लिए, या हम कह सकते हैं जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में उपस्थित जो हमारी गैस है, कौन सी गैस? ओजोन गैस या ओजोन परत जो है उसके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उसका क्षरण बहुत तेज़ी से करती है। तो ये चीज़ें हमने जाने कि जो हमारी CFCS होती है बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे घरों में। हमारे घरों से निकलने वाला जो धुआं होता है, धूम होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धूम है, विषैले पदार्थ हैं, ये सारे क्या कर देते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, और जिनका मेन रीज़न होता है हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाना। ओजोन परत जो होती है आपके समुद्र तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई या 40-20 किलोमीटर ऊंचाई होगी, वहाँ 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ये काम क्या करती है? सबसे मेन चीज़ ये होता है, काम ये करती है कि आपके जो सूर्य है यानी जो सन है, सन से आने वाली जो रेडिएशन है, सन से आने वाली रेडिएशन, यहाँ पर मान लीजिए कोई वृक्ष है, कोई प्लांट है, या फिर कोई आपका ह्यूमन है, मनुष्य है, तो ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, या कोई भी जंतु है, उस पर यहाँ से निकलेंगी क्या, एक किरण निकलती है विशेष प्रकार की, जिनको हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणें, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर ये हमारे शरीर पर डायरेक्ट आकर पड़ती हैं तो शरीर हमारी जल जाएगी, यानी त्वचीय कैंसर हो सकता है, आँखों की रोशनी चली जाएगी। साथ में हम मतलब पूरी पृथ्वी से जो एक जीवन लाइफ चल रहा है सुचारू व्यवस्था से, जीवन लाइफ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारी ओजोन की परत है यानी ओजोन की जो लेयर है, इस लेयर को हमें क्या रखना है, सेव यानी सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आजकल देख रहे हैं हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बहुत ही ध्यान दे रही है कि वृक्षारोपण करवा रही है। वो क्या करवा रही है? वृक्षारोपण बहुत तेज़ी से करवा रही है। तो जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण बहुत ही हेल्पफुल होता है किसमें, पर्यावरण के प्रदूषण में, या पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सबसे ज़्यादा हम वृक्ष को रोपाई कर कर ही पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ओजोन परत है ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है, ये आपने जाना। आगे हम बातचीत करेंगे कि और किसने खोज किया था, इसके बारे में जाना। आगे हम बातचीत करेंगे कि ओजोन गैस ओजोन गैस जो है ये बनाई कैसे जाती है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ओजोन गैस है ये 3 प्रकार से बनाई जाती है। पहली है ब्राडी ओजोनाइज़र, दूसरी है सीमेन ओजोनाइज़र, और तीसरी जो है इसी का कॉम्बिनेशन है ब्राडी सीमेन ओजोनाइज़र। देखिए, ब्राडी ओजोनाइज़र, सीमेन ओजोनाइज़र और ब्राडी और सीमेन ओजोनाइज़र तीनों है। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी ब्राडीज ओजोनाइज़र, और इसका हो जाएगा सीमेन SIEMEN सीमेंस ओजोनाइज़र, ब्राडी और सीमेन ओजोनाइज़र। इन दोनों के द्वारा हम प्रयोगात्मक रूप से क्या करते हैं, ओजोन गैस का फार्मेशन करते हैं। तो ओजोन गैस का जो फार्मेशन होता है वो जनरली होता है कि कोई आपकी ऑक्सीजन गैस है, ये आपका शुष्क ऑक्सीजन गैस हम लेंगे, शुष्क
ऑक्सीजन गैस है, इसमें नीरो विद्युत विसर्जन करेंगे। विद्युत विसर्जन करते हैं। जब हम नीरो विद्युत विसर्जन करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, O3 मिल जाता है। अगर O3 लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा तो 2O3 मिल जाएगा। मतलब ओजोन गैस हमको यहाँ से प्राप्त होगी। क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा हमको ये जान लेना है कि आपकी कोई ओजोन गैस होगी, सॉरी ऑक्सीजन गैस होगी। ऑक्सीजन गैस में हम क्या करेंगे, नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे। जब हम नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमें वहाँ से एक ओजोन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो प्रयोगशाला में देखते हैं वो है हमारा, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे ब्राडी ओजोनाइजर की। तो जो ब्राडी ओजोनाइजर है इसको देखेंगे हम लोग, छोटा सा फिगर है, फिगर के द्वारा हम समझेंगे। तो फिगर साथ साथ बनाइए। सबसे मेन चीज़ ये है बेटा कि आपको समझ में नहीं आने की एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि साथ साथ पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ाया जाता है तो आप जैसे अभी लेक्चर्स को सुन लिए लेकिन लिखेंगे नहीं, तो नोट करिए। आप नोट करेंगे तो नोट करने के साथ साथ आपके माइंड में सेट होता जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एक ब्राडी ओजोनाइजर का फिगर बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा है। इसमें देखेंगे हम लोग, ये आपका फिगर है, सॉरी फिगर को ध्यान से देखिए और साथ में आप बनाते भी रहिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा ये। तो यहाँ से एक पतली सी पाइप लगी होगी, इसको जोड़ दिया जाए। ये पतली सी पाइप लगी है, इसको और बड़ा बनाया जाएगा। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर हमने एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क या फिर आप बीकर बोल सकते हैं। हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, ये बीकर है। इस बीकर में हम डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्या करेंगे, H2SO4 क्या कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे। जब यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो आगे की प्रोसेस अभी फिगर के द्वारा ही समझेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब फिगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ भी आपका भरा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, पूरी तरह से आपके फिगर में डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूट H2SO4 यहाँ भी। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक रॉड लगा देंगे, यहाँ से भी एक रॉड लगाएंगे, 2 रॉड होगी। इस रॉड को हम इंडक्शन कॉइल बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर हम विद्युत का जो विसर्जन करवाएंगे ये यहीं से करवाएंगे। यहाँ से वायर निकलेगा आपका, यहाँ से भी, इसे हम बोलते हैं इंडक्शन कॉइल। अब देखिए क्या है, यहाँ से आपकी शुष्क वायु, शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जा रही है। आपको ध्यान रखना है, ये जो लगी चीज़, ये जो धातु, ये जो
लगे हैं इलेक्ट्रोड, ये होते हैं कॉपर के, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, इनका वर्क होता है इलेक्ट्रोड का, तो ये कॉपर वायर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 हो गया, तो यहाँ से आपकी जो प्राप्त होगी बाहर निकलेगी वो होगी ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, सबसे पहले इधर से हम क्या करेंगे, शुष्क ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे। हम प्रोसेस को अगर लिखना चाहेंगे तो प्रोसेस कैसे लिखेंगे, प्रोसेस को लिखना होगा कि एक बीकर लिए, उस बीकर में हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट H2SO4 डालने के पश्चात उसमें हमने एक पतली सी कांच की नली डाल दिया। उस कांच की नली में हमने शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया है और हमने क्या किया है, एक कॉपर की दो कॉपर के क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोड को डाल दिया है, जिसको एक इंडक्शन कॉइल के माध्यम से यानी कि तार के माध्यम से जोड़ दिया, यानी बैटरी लगाएंगे अभी आगे चलकर। तो क्या होगा, जब हम शुष्क वायु को यहाँ पर डाल दिया है, शुष्क वायु, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर आप बैटरी को जोड़ेंगे, जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा और यहाँ पर आपको पता है कि H2SO4 उपस्थित है, जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक यानी कि करंट फ्लो में मदद कराएगा। तो यहाँ पर हम प्रोसेस में ही कहेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम H2SO4 डाल देंगे और एक कांच की पतली सी नली लेंगे, उस नली में हम क्या करेंगे, शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराएंगे, शुष्क ऑक्सीजन गैस, और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होगा जिसके माध्यम से हम नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते हैं और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ओजोनाइड ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही कहना है आपको। यहाँ पर जो रिएक्शन दिखाना है O2 3O2 है, यहाँ पर लिख देंगे हम नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर नीरो विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको ओजोन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है। भाई समझ में आना चाहिए, रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ब्राडी ओजोनाइजर में क्या होगा, एक हम फ्लास्क लेंगे या एक हम बीकर लेंगे, उसमें H2SO4 डाल देंगे। कौन सा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे, हम एक कांच की नली लेंगे जिसमें क्या करेंगे, शुष्क वायु को प्रवाहित कराएंगे, फिर नीरो विद्युत विसर्जन इस नलियों में प्रवाहित कराएंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, ओजोन में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये था आपका एक ब्राडी ओजोनाइजर। दूसरा हमें समझना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाक से, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा हम समझते हैं कि हमारा जो सीमेन ओजोनाइजर है उसमें क्या होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने H2SO4 का प्रयोग किया है, वहाँ पर हम H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या होती है, एक कांच की नली होती है। सबसे पहली चीज़, मोटाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कांच की नलियाँ कभी भी इनका जो आकार होता है वो बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा, अब ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ से आपका ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा ताकि यहाँ से हमको क्या निकले, ओजोनाइड ऑक्सीजन हमको यहाँ से बाहर निकलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अंदर और बाहर की ओर, यानी हमने एक कांच की नली लिया है, इस कांच की नली का बाहरी सिरा और आंतरिक सिरा दोनों सिरे क्या होंगे, एक पतली चादर से, वो पतली चादर किसकी होगी, टिन की होगी। टिन की पतली चादर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, यानी कि पूरी तरह से इसको घेरे हुए रहता है। ये टिन की पतली चादर हम बना रहे हैं जो डाट डाट कर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन नली में, यानी इस नली में क्या करेंगे,
शुष्क ऑक्सीजन गैस को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे। ये किसका कार्य करेंगे, ये क्या है, ये है टिन की चादर, यानी कि टिन की प्लेट लगी हुई है, हम ऐसे बोल सकते हैं। काम क्या करेंगी, इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगी। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये है आपकी टिन की बनी हुई है, टिन और साथ में इनका कार्य क्या है, कार्य आपने बताया कि इसका कार्य होता है कि इलेक्ट्रोड का काम करना। और इलेक्ट्रोड क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में जाकर आप जानिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या कार्य होता है इसका। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, शुष्क ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित कराएंगे इस नली में, और फिर क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम किसी बोल्ट, यानी कोई बोल्टता, यानी बैटरी जो होगी हमारी, उस बैटरी से क्या कर देंगे, हम इसे जोड़ देंगे। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो का मतलब होता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीरो यानी शुष्क विद्युत विसर्जन हम प्रवाहित कर रहे हैं। शुष्क यानी नीरो विद्युत विसर्जन को हम प्रवाहित कर रहे हैं, तब हमारी ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, ओजोन में परिवर्तित हो जाएगी। बस इतना ही आपको अपनी थ्योरी में लिखना है। जैसे जैसे आपको समझाया गया है, एक कांच की नली लेते हैं, कांच की नली के एक सिरे पर छोटा सा छिद्र होता है और दूसरी नली के कांच की नली के बाहरी पृष्ठ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसके माध्यम से एक छिद्र के माध्यम से हम शुष्क ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं, दूसरे छिद्र के माध्यम से ओजोनाइड गैस बाहर निकलती है। हम क्या करते हैं, कांच की नली के चारों तरफ, यानी कांच की नली को बाहर और आंतरिक दोनों पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं, टिन की प्लेट से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। ये टिन की प्लेट क्या कार्य करती हैं, इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करती हैं। शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर हमको क्या, ओजोन गैस प्रवाहित बन जाती है। इतना हमको लिखना है। आगे हम लोग जानेंगे कि सीमेन और हाल्सके ओजोनाइज़र जो है, या सीमेन और ब्राडी ओजोनाइज़र या हाल्सके ब्रोडर ओजोनाइज़र बोलते हैं, तो ये आपको पूछी नहीं जाती है इंटर लेवल पर। तो अगर पूछी नहीं जाती है तो जानना भी नहीं होता है। हम जब बेसिक सेकेंड ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा है लेकिन फर्स्ट ईयर में ही है, तो जब आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको मिलेगा बेसिक फर्स्ट ईयर में कि ओजोन गैस कैसे बनाई जाती है। तो वहाँ पर हम सीमेन ओजोनाइज़र की बात करते हैं, तो इतना आप ध्यान रखते रहिए। आगे जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ओजोन गैस जो होती है, आपको पता है कि शुद्ध ओजोन गैस कैसी होती है, रंग में नीला होती है। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बता ही दें आपको कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर जानिए। कलर में कैसा हो जाएगा, ब्लू। और ये एक विस्फोटक होती हैं, मतलब ये दगती हैं। ये कैसी होती हैं, विस्फोटक होती हैं। इसमें जो स्मेल है कैसी आती है, मछली जैसी गंध आती है। कैसी गंध आएगी, मछली जैसी गंध आएगी। और साथ में जो ऑक्सीजन गैस होती हैं ये प्रतिचुंबकीय होती हैं। कैसी होती हैं, प्रतिचुंबकीय होती हैं। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको हम चुंबकत्व के क्षेत्र में, यानी डायामैग्नेटिक, जो डायामैग्नेटिक होती हैं, डायामैग्नेटिक क्या होती हैं, प्रतिचुंबकीय। अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम इसे रखते हैं तो ये क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, रिप्लेस करती हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्या करेंगी, रिप्लेक्स करेंगी। इसे ठंडा करने पर, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -112.4 डिग्री सेल्सियस। इसका बीपी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट -112.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठंडा करने पर ये क्या होता है, बैगनी काले रंग के क्रिस्टल में, यानी मेल्टिंग। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एमपी क्या है, एमपी है इसका -193 डिग्री सेल्सियस। 193 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। माइनस में है तो मतलब टेम्परेचर हमारा घट रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, सॉरी टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। ये
इनकी विलेयता की बात किया जाए तो ये जल में कैसी होती हैं, अल्प विलेय होती हैं। जल में कैसी होती हैं, अल्प विलेय। यानी कि सॉल्बिलिटी की बात किया जाए, सॉल्बिलिटी इन H2O तो हम कहेंगे अल्प विलेय, अल्प विलेय, ये अल्प विलेय होती हैं। अगर हम इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे, यानी इसमें अगर हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा विलेय होंगी। तो ये जो होती हैं थोड़ा सा दलदली स्थानों पर भी विलेय होती हैं। कई सारे ऐसे दलदली स्थान होंगे जहाँ पर क्या हो जाएंगी, विलेय होंगी। तो आगे हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण के। तो कुछ रासायनिक गुण की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले होगा इसका अपघटन, यानी इसको बनाएंगे कैसे या तोड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले तोड़ने की हम विधि को बात करेंगे, अपघटन। तो हम हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले है अपघटन, हाइड्रोलिसिस। तो अपघटन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर आपकी ओजोन गैस है तो ये किस में टूटेगी, 3O2 में, ऑक्सीजन गैस में टूटेगी। और कुछ मात्रा में क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। कितना निकल रही है, 68 किलो कैलोरी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे कैसे टूट जाएगी ये भी हमको ध्यान में रखना है। मतलब ओजोन गैस जो है ये टूटेगी कैसे, अपघटित क्यों होगी, क्या रीज़न होगा। ये अपने मन से तो नहीं अपघटित होगी, अगर बनी है, बनाई गई है तो अपने मन से भी तो नहीं अपघटित होगी। तो इसको अपघटित करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। हाई टेम्परेचर देंगे तभी ये क्या होगी, टूटेगी। तो वो हाई टेम्परेचर इसके लिए क्या हो जाएगा, वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा इसके लिए 250 डिग्री सेल्सियस। भाई जो गैस -112.4 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगती है, वो उसको अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है टूट जाएगी। जो व्यक्ति 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं सह पाएगा, अगर उसे हम 50 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 250 डिग्री सेल्सियस पर ओजोन गैस धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होने लगती है। दूसरा है ऑक्सीकारक गुण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीकारक गुण। तो अपघटन हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा पहले ऑक्सीकारक गुण के बारे लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ओजोन गैस अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकारक होती है मतलब ओजोन जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर होगा, मतलब ओजोन गैस जो है ये हमेशा, मतलब ओजोन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही है, हमको पता होता है पहले से भी। ऑक्सीजन क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती हैं। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो ऑक्सीकारक गुण बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करेंगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में से ओजोन आयोडीन को विस्थापित कर देता है या आयोडीन को मुक्त कर देता है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, आयोडीन को विस्थापित कर देता है या आयोडीन को मुक्त कर देता है। आपने क्या लिखा, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में से, विलयन मतलब H2O, यहाँ पर ओजोन गैस है, इसको क्या कर देगा, ये विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करेगा तो आपकी क्या, आयोडीन कह रहा है कि आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आयोडीन सिंगल फॉर्म में नहीं निकलेगा, ये भी तो आपको पता है, आयोडीन एक तत्व के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर अगर 2 निकल रहा है तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2KOH। प्लस में क्या निकलेगा, देखिए I2 निकल गया, 2KOH निकल गया, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल चुका। क्या बचा आपका, ऑक्सीजन गैस बचा।
तो ये क्या हुआ, अपचायक। अपचायक मतलब क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर HCl और Cl2 HBr इन सब की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं HCl लेता हूँ, HCl प्लस यहाँ पर H2O, तो आपको जानना ही है H2O नहीं लेना है, साथ में क्या लेना है, ओजोन गैस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O प्लस Cl2 गैस आपकी मुक्त हो जाएगी, साथ में आपका ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। अगर मैं Cl2 लेता हूँ तो O3 यहाँ पर, O3 सिंपल सा अपक्रिया नहीं करेगी, इसके लिए मुझे H2O भी लेना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी अपक्रियाएँ हैं। HBr है, अगर मैं HBr, HI है, फेरस सल्फेट है, FeSO4 प्लस O3 के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, तब फेरस ऑक्साइड बनेगा, फेरस सल्फाइड बनाएगा। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या होगी, कुल मिलाकर बाहर निकलेगी और H2O आपका बाहर निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, प्रबल अपचायक का कार्य करता है। आगे यहाँ पर है पराक्साइडों से अपक्रिया, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ओजोन गैस के लिए। जो हमारा ओजोन गैस है ये पराक्साइड के साथ अपक्रिया कैसे करेगा, ऐसे नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए, इसमें अपचायक के गुण में मैं बात करूं तो कई सारी अपक्रियाएं आपके बुक में दी गई होंगी, कैसे करना है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन आपको बताई गई Ki प्लस O3, ये जलीय विलयन है तो यहाँ पर H2O रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अपचायक का कार्य करेगी। अपचायक मतलब होता है रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन होगा। जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वहाँ पर एक अपचायक का गुण कार्य करेगा, ठीक है। तो जब आप अपनी अगर डिफिनीशन को नहीं मालूम है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जाकर पढ़िएगा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये जाकर आप पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप सारी रिएक्शनें कर ले जाएंगे। आप अपनी बुक में उठाकर देखिएगा, जो ढेर सारी बुक खरीद कर रखे हैं उसमें आपको मिलेगा कि अपचायक गुण क्या क्या हैं, कितने प्रकार के, कई सारी अपक्रियाएँ दी गई हैं। वो अपक्रियाएँ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें पराक्साइडों से, तो पराक्साइडों से अपक्रिया कैसे करेगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे। पराक्साइडों से अपक्रिया में ओजोन अपचायक का कार्य करती है परंतु स्वयं भी अपचयित हो जाती है, ये भी है, लिखेंगे इसमें। पराक्साइडों से ओजोन गैस अपक्रिया करती है परंतु स्वयं भी अपचयित हो जाती है, परंतु क्या होता है, स्वयं भी अपचयित हो जाती है। देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड की, बेरियम पराक्साइड की, BrO2, क्या BrO2, यह है बेरियम पराक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड। इसकी अपक्रिया हम कराएंगे O3 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक अपचायक का कार्य करेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, मतलब स्वयं भी अपचयित हो जाएगी। तो यहाँ पर BrO और साथ में क्या बनाएगी, 2O2, वही 4 3 5 सॉरी 2 3 5 हो जाएगा, एक यहाँ पर 4 यहाँ पर। एक हम लेंगे Na2O2, सोडियम पराक्साइड है, इसकी अपक्रिया कराएंगे ओजोन से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर मुझे H2O लेना पड़ेगा। जब मैं H2O के प्रेजेंस में इसकी अपक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बनेगा NaOH, भाई अपचायक का कार्य कर रही है तो अपचयित कर देगी सोडियम को, NaOH हो जाएगा। साथ में क्या बचा, एक OH निकल गया, 2 सोडियम था तो यहाँ पर 2 कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2O निकल गया, 2H निकल गया, यानी H2 यहाँ पर पूरा निकल गया और यहाँ पर 2O निकल गया, 2 सोडियम निकल गया। कितना बचा, 1 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी 2O2, 4 ऑक्सीजन गैस आपका बच गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कि जो हमारा पराक्साइड है, यानी पराक्साइडों के साथ हमारा ओजोन गैस कैसे कार्य कर रही है। H2O बना लेगा, कितना H2O है, 2 है, प्लस में 2O2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर एक अपचायक का कार्य कर रही है। नेक्स्ट होगा विरंजक के गुण, यानी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो
तो जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसे वनस्पति रंग, मतलब कि कहने का मतलब है ओजोन एक इंडिगो विलयन में एवं वनस्पति रंगों में क्या कर देता है, उसका रंग को उड़ा देता है। क्यों उड़ाएगा? ये भी क्या होता है, एक अपचायक का गुण होता है, नहीं ऑक्सीकारक का गुण होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीकारक गुण के कारण यहाँ पर क्या कर देता है, ओजोन गैस आपकी कपड़ों के रंग, विरंजक वनस्पति तेलों, वनस्पति पदार्थों के रंगों को क्या कर देती है, रंगहीन बना देती है। ठीक है। ओजोनाइडों का बनना, ये भी थोड़ा सा आपको मिलेगा जाकर बेसी में ही। ओजोनाइड कैसे बनता है? यहाँ पर एक हम लेंगे गैस एथिलीन, क्या लेंगे, एथिलीन लेंगे, अथवा हम बेंजीन भी ले सकते हैं, तो हमने एथिलीन लिया है। एथिलीन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, ये भी हमको पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। IUPAC नाम आगे हमें पढ़ाऊँगा, इसी चैप्टर के बाद मेरे ख्याल से चलेगा IUPAC नामकरण। तो CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम ओजोन गैस को प्रवाहित कराएंगे। देखिए O3 को प्रवाहित कराएंगे और हमको बनेगा क्या, बनाना क्या है, ओजोनाइड बनेगा। CH2O CH2 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, ये कहलाता है आपका ओजोनाइड। ओजोनाइड जो होता है एक अस्टेबल अवस्था होती है, यहाँ पर जो ब्रेकिंग होती है कुछ इस प्रकार से, तो एक ऑक्सीजन आपका बच जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये अभिक्रिया आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे बेसी में, यानी जो आपको जब ग्रेजुएशन की बात आएगी तो वहाँ पर मैं आपको एक नया लेक्चर्स बनाकर दूंगा जो ग्रेजुएशन में काम आएगा। तो इस प्रकार रहा ओजोन का उपयोग, ओजोन की अभिक्रिया और ओजोन बनाने की विधि और ओजोन क्या है, इन सारी चीज़ों को जाने। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ओजोन का उपयोग क्या होता है। उपयोग में हमने सबसे पहले कहा कि ये हमारी क्या करती है, रक्षा करती हैं। किससे रक्षा करती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणों से, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों से। सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जीवाणुनाशक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, और है सुरंगों खानों, जो सुरंग होती है, जो खान होती है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। सुरंग जानते हैं ना, जैसे पहले के ज़मानों में सुरंग पाई जाती थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ज़मीन के अंदर अंदर चले जाए। जैसे आजकल मेट्रो ट्रेन चलती है ना ज़मीन के अंदर, तो सुरंग बनाकर, मतलब सुरंग बनाकर उसके अंदर ज़मीन के अंदर यानी मिट्टी के नीचे क्या किया गया है कि मेट्रो के लिए एक लाइन बिछा दी गई है जिस पर वो चलती हैं, वो ज़मीन के अंदर अंदर चलती है, तो उसे हम सुरंग कहते हैं। तो ऐसे सुरंगें पहले बहुत पाई जाती थी। पहले जो राजा महाराजा थे वो सुरंगों के द्वारा ही एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राजा से दूसरे राजा के पास जाते थे अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। जब उनके महल पर आक्रमण हो जाता था तो उसी सुरंग के माध्यम से क्या लेते थे, निकल लेते थे। तो यहाँ पर इस तरह से, तो इसमें लिखेंगे सुरंगों, खानों आदि भीड़ भरे स्थानों पर वायु को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायु अशुद्ध होगी तो वहाँ पर हम वायु को शुद्ध करने के लिए ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हो गया। विरंजकों के रूप में हमने किया है, तो विरंजक के रूप में हम वनस्पति तेलों में को रंगहीन बना लेते हैं। ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जिनको क्या कर लेते हैं। और है कृत्रिम रेशों से कपूर बनाने में, कृत्रिम रेशा जो होगा, कृत्रिम रेशम जो होगा यानी प्राकृतिक रेशम जो होगा उससे हम कपूर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, तो जो कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ओजोन की हमने देखा कि इसके क्या गुण होते हैं और प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने जाने कि इसका उपयोग क्या होता है। आगे हम थोड़ा सा इसका संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना में हमने कहा कि ओजोन जो होती है 3 ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बनी होती है। 3 ऑक्सीजन गैस में एक के साथ यानी एक ऑक्सीजन एक के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और अपने पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा ये क्या करता है,
रखे रहता है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो इसके पास क्या रहेगा, एक ही लोन पेयर बचा रहेगा। तो यहाँ पर जो ओजोन बंधन कोण होता है, कहने मतलब ये जो बॉन्ड है, इस बंध का जो एंगल होता है वो होता है 116 डिग्री सेल्सियस एंगल और 50 मिनट। मतलब क्या है, कहने का मतलब है 116 डिग्री 50 मिनट इसका एंगल होता है। और जो बंधन आबंध होता है, यानी एक ऑक्सीजन की बंध की जो दूरी होती है, यानी इस ऑक्सीजन से लेकर इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से लेकर इस ऑक्सीजन की जो बंध की दूरी होती है वो होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 1.28 एंगस्ट्रॉम होती है। एकल बंधों की जो दूरी होती है, कहने का मतलब अब यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, वो दूरी यहाँ पर दिया गया है आपको 1.49 एंगस्ट्रॉम, 1.49 एंगस्ट्रॉम। मतलब दोनों के बीच की जो बंध दूरी है वो ज़्यादा है, मतलब अलग अलग है। सिंगल बंध की दूरी क्या है, ज़्यादा है, और डबल बंध की दूरी क्या है, कम है। एक चीज़ और कहा गया है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये sp2 संकरित होता है। कितना होता है, sp2 होता है। ये भी कैसा है, sp2 है, ये भी कैसा है, sp2। मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होते हैं, तो प्रत्येक ऑक्सीजन की अगर ना बात करें तो हम यहाँ पर केंद्रीय ऑक्सीजन जो होता है वो पूरी तरह से sp2 हम मानते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। हमें केंद्रीय ऑक्सीजन से मतलब होता है, केंद्रीय ऑक्सीजन क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अगर अनुनाद संरचना के अनुसार हम इस संरचना को देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक अनुनादी संरचना मिलती है जिसे हम रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस के द्वारा कुछ इस प्रकार से हमको संरचना मिलती है। देखिए अभी ये जो डबल बॉन्ड था इसके साथ था, अब जो डबल बॉन्ड है क्या है, इसके साथ है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। तो ये रहा ओजोन। अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सल्फ़र या सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़कर आइए। और कैसा आपको हमारा लेक्चर्स कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।